पद्मश्री सुभाष पालेकर जी के बिहार राज्य के वैशाली नगरी में शून्य लागत प्राकृतिक खेती का शिविर चालू है। 22 मार्च से शुरू हुए इस शिविर में दूसरे दिन के पहले सत्र में सुभाष जी ने किसानों को रासायनिक और जैविक खेती के दुष्परिणामों के बारे में बताया। इन दोनों खेतियों को हमारी शासन व्यवस्था, गैर सरकारी संगठनें भी क्यों और कैसे बढ़ावा दे रही है, इसका भी विवरण किया। यह दोनों खेती के प्रकार विदेशियों से लाया हुआ षड्यंत्र बताते हुए सुभाष जी ने किसानों को प्राचीन भारतीय कृषि पद्धति के आधार पर होने वाली शून्य लागत प्राकृतिक खेती अपनाने की सलाह दी। दोनों व्यवस्थाएं लूट करने वाली हैं, शोषणकारी है, रासायनिक और जैविक। लेकिन आश्चर्य लगता है कि शोषण के खिलाफ लड़ने वाली समाजवादी सरकारें, जो खुद को समाजवादी कहती हैं और शोषण के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं ऐसा लोगों को बताती हैं, अपने सरकार के माध्यम से किसानों को लूटने वाली, बर्बाद करने वाली रासायनिक कृषि को, जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। और कल मैंने बताया था, आखिर में यह सत्य तो स्वीकार करना होगा, आज तक जो अनुभव हमें मिले हैं सत्ता के माध्यम से, जो भी सरकारें आई उन्होंने क्या किया, इसका अभ्यास करते हुए, कि कोई भी सत्ता हो, किसी भी राजनीतिक दल की हो, व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेगी बल्कि रुकावट डालेगी, ये सिद्ध हुआ। जैविक खेती हमारे देश में लाने वाली वही व्यवस्था, लेकिन हमारे देश में इसकी स्वीकृति क्यों मिल गई? अंधेपन से तो कोई स्वीकारता नहीं। सरकार का जो निर्णय होता है जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव करता है, चाहे अच्छा प्रभाव है बुरा प्रभाव, प्रभाव तो होता ही है। तो इन सरकारों को सत असत विवेक बुद्धि जो भगवान ने दी है उसका उपयोग ये क्यों नहीं कर रहे? गलत क्या है, सही क्या है, ये प्रमाणित करने का सामर्थ्य हर मानव को है। जो हजारों सालों से हमारे देश में चली आ रही है पारंपरिक रीतियां, वो है गो आधारित प्राचीन भारतीय पद्धति, जो गोबर के खाद पर आधारित चल रही है। हजारों सालों से भारतीय लोग इसका अमल करते रहे हैं, गोबर का खाद डालते रहे, फसल लेते रहे। क्या हमारी भारतीय प्राचीन पद्धति होने के बावजूद ये भारतीय प्राचीन पद्धति जो गोबर के खाद पर आधारित है, व्यवहारिक है? इसकी भी जांच मुझे आवश्यक लगी। प्राचीन पद्धति का अभ्यास किया जो गोबर के खाद पर आधारित थी। घूमते घूमते यहाँ इंदौर की महारानी ने उनको 300 एकड़ भूमि दी, आज भी है कस्तूरबा ग्राम के माध्यम से। और अंत में अभ्यास करने के उपरांत उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक रिपोर्ट भेज दी। उसमें क्या कहा है डॉक्टर हर्बर्ट हावर्ड ने? उन्होंने लिखा है कि माननीय पंतप्रधान ब्रिटिश सरकार, आपके आदेश के अनुसार मैं भारतवर्ष गया अपना यूरोपियन कंपोस्ट खाद की तकनीक भारतीय किसानों को बताने के लिए, लेकिन जब मैं हिंदुस्तान में घूमा, प्राचीन पद्धति का अभ्यास किया भारतीय, तो मुझे लगा कि वास्तव में भारतीय कृषि पद्धति प्राचीन इतनी व्यवस्थित है, इतनी बढ़िया है कि ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी कंपोस्ट खाद की भारतीय किसानों को बताने की आवश्यकता नहीं, बल्कि भारतीय प्राचीन पद्धति यूरोपियन किसानों की बताने की आवश्यकता है। यूरोपियन कृषि वैज्ञानिक बोलता है कि प्राचीन भारतीय पद्धति अच्छी थी, ये जैविक खेती के सिवाय, जैविक खेती के बदले में जैविक खेती इतनी अच्छी नहीं। और हमारी सरकार क्या कहती है? समाजवादी हो या बिन समाजवादी, हमारे कृषि वैज्ञानिक क्या कहते हैं? ये एनजीओ ने क्या कहते हैं? जैविक खेती का प्रचार करने वाले, जैविक खेती अच्छी है। ऐसा कौन है भारत में जो इसको स्वीकारेगा? तो फिर उन्होंने जांच चालू कर दी, तो उनको मालूम पड़ा कि भारत में कुछ अच्छे लोग हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, लोगों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं, समाज सेवा करते हैं।
लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। धन के अभाव में उनका कार्य कुछ संकुचित हो गया है, सिमट गया है। तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं इनको धन दिया जाए, क्योंकि इनके एनजीओ थे, इन लोगों के एनजीओ थे, यानी गैर सरकारी संगठन थे और पैसे की मर्यादा थी। तो उस व्यवस्था ने सोचा कि इनको हम लाखों करोड़ रुपए फंड्स देंगे, लेकिन एक ही शर्त लगेंगे कि हम तो आपको जितना चाहिए धन दे देंगे, आपको एक ही करना है, जैविक खेती का प्रचार भारत में। एनजीओ को लगा ये तो बहुत बढ़िया है, हम तो दबाव के धन की प्रतीक्षा में थे, अब तो यहाँ बहुत बढ़िया हो गया कि धन भी मिल रहा है और रासायनिक कृषि से अच्छी टेक्निक अगर जैविक खेती की ये बता रहे हमें, तो ये तो जन जन तक पहुंचाने का हमें एक मौका भी मिल गया है। तो तुरंत यहाँ के एनजीओ ने इस तकनीक को स्वीकार किया। आज भी यहाँ देश के एनजीओ बड़े तादाद में जैविक खेती का प्रचार कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ही जैविक खेती पर लाखों करोड़ रुपए फंड्स मिलते हैं, देशी और विदेशी फंडिंग एजेंसी लेकर। कोई भी आता है किसानों को मूर्ख बनाता है साथियों। तो ये जैविक खेती स्वदेशी नहीं है, ये विदेशी खतरनाक षड्यंत्र है, ख्याल करें। चौथा ईएम सॉल्यूशन, देशी गाय के गोबर से ये सॉल्यूशन बनाया जापानी लोगों ने। ये जापान की टेक्नोलॉजी है, भारत नहीं, स्वदेशी नहीं है, और बड़ी महंगी दामों में हिंदुस्तान में वो बेच रहे हैं, थोप रहे हैं। एक लुटाऊ व्यवस्था खड़ी हुई है ईएम सॉल्यूशन के माध्यम से। कुछ हमारी देश की आध्यात्मिक संस्था है, एक शराब है गार्बेज एंजाइम, उसका छिड़काव करने का प्रचार कर रहे हैं, भूमि में डालने के प्रचार कर रहे हैं। आज तक तो मानव शराब पीता था, लेकिन अब ये लोग पौधों को भी शराब पिलाने की बात कर रहे हैं, तो खुद को आध्यात्मिक कह रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं। साथियों, गार्बेज एंजाइम फलों को सड़ाकर बनाने वाली शराब है, इसको छिड़कने का एक प्रस्ताव करते हैं, और ये चाइनीज टेक्नोलॉजी चीन से आई है, भारतीय नहीं है, ख्याल करें। अरे पूरा जो जैविक खेती का ढांचा है वो स्वदेशी नहीं है, विदेशी है। तो मैं स्वदेशी में रुचि रखने वाले हमारे साथियों को अवश्य अनुरोध करूंगा कि स्वदेशी के नाम पर ये विदेशी का प्रचार बंद करे। ये स्वदेशी नहीं है, भ्रमित होता है किसान और खुद को लूट के रहता है। कल मैंने बताया था, ट्रक ट्रैक्टर से गोबर का खाद भूमि के सतह पर डालते हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट अथवा बायोडायनमिक डालते हैं। इन सब खादों में 46% जैविक कार्बन होता है, और जैसे दिन का तापमान 28 अंश शतांश के ऊपर चढ़ता है, ये जो इसमें कार्बन है वो मुक्त होने की प्रक्रिया शुरू होती है, और जैसे ही दिन का तापमान 36 अंश शतांश के ऊपर चढ़ने लगता है, ये सारा 46% कार्बन मुक्त होता है हवा में। उसकी प्राणवायु से रासायनिक अभिक्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से हवा में निकल जाता है, साथ में मीथेन भी जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड भी जाता है। विशाल मात्रा में उत्सर्जन होता है। ये ग्रीन हाउस गैसेस है, हरितगृह वायु है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। बहुत खतरनाक है जैविक खेती, बहुत खतरनाक। ब्यूरो रिपोर्ट ZBNF SP TV, वैशाली, बिहार।